स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रेस्पायर कैसे करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। वन डे बूझू वॉज एगरली waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year। बूझो को जो था वो वेट कर रहा था किसका, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, जो टाउन से आ रहे थे, कस्बे से आ रहे थे एक साल के बाद। he was in a real hurry as he wanted to receive them at the bus stop। He ran fast and reached the bus stop uh, in a few minutes। He was breathing rapidly. His grandmother asked him why he was breathing so fast। अब यहाँ पे क्या हुआ, वो जो था जल्दी भाग के जा रहा था ताकि उनको इजीली अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिल पाए। तो वो कुछ ही मिनट में अपने बस स्टॉप पहुंच गया। बस स्टॉप पहुंचने के बाद वो जो है बहुत ज़्यादा जल्दी सांस ले रहा था, बहुत गहरी गहरी लंबी लंबी सांस ले रहा था। और उसकी ग्रैंड मदर ने पूछा, तुम इतनी सांस गहरी गहरी क्यों ले रहे हो। तो फिर बूझो ने बोला, बूझो टोल्ड हर डैट he came running all the way, but the question got stuck in his mind। He wondered why running makes a person breathe faster। The answer to the Bujo's question lies in understanding why we breathe। Breathing is a part of respiration। Breathing is a part of respiration। अब हमको ये डिफरेंस पता चल गया कि ब्रीदिंग क्या होती है और रेस्पिरेशन क्या होता है। ब्रीदिंग में जो है हम सांस को अंदर की तरफ लेते हैं, ठीक है, और बाहर की तरफ छोड़ते हैं, बस ये ब्रीदिंग का बस इतना ही है। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है कि वो जो हम सांस अंदर ले रहे हैं वो हमारी बॉडी के हर एक सेल तक जा रहा है, या उसका ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रहा है। व्हेन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज का ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है मसल सेल तक, हर एक सेल तक पहुंचाना। और हमारे जब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं ज़्यादा तो हमें थकावट क्यों होती है। तो वो लेट्स लर्न अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में सीखना शुरू करते हैं। व्हाट डू वी रेस्पायर, ठीक है, क्यों हम रेस्पायर करते हैं, क्यों हम सांस लेते हैं। इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल। यानी हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो जो है आर मेड ऑफ स्मॉल, मतलब बहुत छोटे यूनिट से बनी है जो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं हम, ठीक है, उसे हम सेल बोलते हैं। ठीक है। अ सेल is the smallest structural and functional unit of an organism। सेल क्या होता है, एक छोटी सी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है कोई भी ऑर्गेनिज्म की। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रिएशन एंड रिप्रोडक्शन। अब जो होता है, जो एक सेल होता है उसके अंदर कई सारे सेल होते हैं, और वो सेल ऑर्गेनिज्म में कुछ सर्टेन यानी फिक्स फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जैसे न्यूट्रिशन को कैसे ऑब्जॉर्व करना है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा ब्लड वेसल्स में, ठीक है, आपके आर्टरीज कैसे चलेंगी, आपके जो वीन है वो कैसा काम करेगा, या फिर एक्सक्रिएशन यानी बॉडी से वेस्ट कैसे निकालेंगे, या फिर रिप्रोडक्शन एंड डुप्लीकेशन का प्रोसेस कैसे होगा। टू परफॉर्म दिस फंक्शंस द सेल नीड एनर्जी। ये जो फंक्शन है इन्हें परफॉर्म करने के लिए, बॉडी में न्यूट्रिशन को ऑब्जॉर्व करने के लिए, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रेशन या रिप्रोडक्शन करने के लिए बॉडी में सेल्स में एनर्जी चाहिए होती है। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग, रीडिंग, वी रिक्वायर एनर्जी। यानी जब हम सोते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम, ये एनर्जी आती कहाँ से। ये जो एनर्जी है ये फूड से आती है। कैन you say why your parents insist that you should eat regularly। यानी आपके पेरेंट्स आपको क्यों बोलते हैं कि खाना जो है खाओ, अच्छे से खाओ, पूरा खाओ, ठीक है। द फूड हैज स्टोर एनर्जी।
विच इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। फूड के अंदर एनर्जी, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार लिख लेना। फूड के अंदर जो है एनर्जी स्टोर होती है, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो वो रिलीज होती है। ठीक है, समझ में आ गया? जब हम फूड रेस्पायर करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो इतना पढ़ लिया हमने। Therefore, all organisms respire to get energy from food. हर एक ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करता है ताकि उसे एनर्जी मिल सके फूड के द्वारा। ठीक है, ड्यूरिंग ब्रीदिंग, जब हम सांस लेते हैं, वी ब्रीथ इन एयर, जब हम मतलब जो एयर है हम अपने अंदर लेते हैं, यू नो दैट एयर कंटेन ऑक्सीजन। हाँ, एयर जो है ऑक्सीजन रहती है जो हम अपने अंदर लेते हैं, और जब हम एयर जो है अपने मुंह से बाहर निकालते हैं या नाक से बाहर निकालते हैं तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यस, करेक्ट है। द एयर वी ब्रीथ इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अल्टीमेटली टू ईच सेल। यानी जो हम सांस लेते हैं वो हर एक सेल तक पहुंचता है, हर एक बॉडी के पार्ट तक वो जो ऑक्सीजन है वो पहुंचता है। ठीक है, ये नहीं है कि हम जब ब्रीथ कर रहे हैं तो हम ऑक्सीजन ही ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, और जो हमारा बॉडी का वेस्ट यानी कार्बन डाइऑक्साइड है उसे हम बाहर फेंकते हैं। इन द सेल ऑक्सीजन in the cells, oxygen in the air helps in breakdown of food। सेल के अंदर ऑक्सीजन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है और वो हेल्प करता है जो आपका फूड होता है उसको ब्रेक डाउन करने में ग्लूकोज की फॉर्म में। The process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration। यानी जो प्रोसेस होता है द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जो प्रोसेस होता है जब फूड ब्रेक डाउन होता है, जब हर एक हिस्से में सेल जा रहा है आपके, मतलब सेल के हर एक हिस्से में आपका फूड ब्रेक डाउन जा रहा है। ठीक है, वहां पे ब्रेक डाउन हो रहा है, सेल के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है और आपको एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। उसे सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं क्योंकि सेल के अंदर होता है। ऑलराइट, सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन हो उसे सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है जगह ले लेता है सेल्स में, हर एक ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, इन द सेल द फूड ग्लूकोज, जो फूड आपका ग्लूकोज है, जो फूड आपका ग्लूकोज की फॉर्म में टूट चुका है, इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। ठीक है, इन द सेल, सेल के अंदर जो फूड आपका ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो चुका है इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। जब आपका ग्लूकोज हो गया तो वो अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की में टूटेगा यूजिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का यूज करके वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो CO2 प्लस H2O की फॉर्म में वो टूटेगा। ठीक है, ये बात है इसमें। ओके, तो इसे आपने बोल दिया। चलो, इतना तक ये हो गया। अब ये में टूटेगा, इसके आगे देखते हैं। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जब वो ऑक्सीजन का यूज करे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में, तो उसे एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी। फूड जब रिलीज होता है एनर्जी के लिए, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ग्लूकोज है आपका जो कि फूड ग्लूकोज की फॉर्म में टूट चुका है। ठीक है, उसके बाद विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। उसके बाद हमारा आता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, यानी एनर्जी भी तो बन रही है, उसके साथ हमें एनर्जी भी मिल रही है जब वो टूट रहा है तो। ठीक है, फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। अब यहाँ पे फूड जो है ब्रोकन डाउन हो रहा है बिना हेल्प ऑफ ऑक्सीजन के, लैक ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे एन आ गया। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के बिना एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसके आगे इसका फॉर्मूला देखते हैं। पहले इसको डिस्कस करते हैं, इसके नीचे वाले को। यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स सच एज yeast that can survive in the absence of air। यीस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बिना एयर के, एब्सेंस ऑफ एयर, वो सरवाइव कर सकता है। दे आर कॉल्ड एनएरोबिक्स, एनएरोबाइज।
ठीक है, उन्हें एनएरोबाइज बोलते हैं, यानी जो ऑक्सीजन के बिना रहते हैं और ऑक्सीजन के बिना वो एनर्जी बनाते हैं, यानी ग्लूकोज विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन। इसमें अल्कोहल का यूज होता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी और अल्कोहल आपका, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल आपका हो जाता है। सिमिलर इस प्रोसेस से, बस इसमें आपका वाटर होता है, इसमें अल्कोहल हो जाता है। दे गेट एनर्जी थ्रू एनएरोबिक रेस्पिरेशन in the absence of glucose ऑक्सीजन। ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल, आपका जो ग्लूकोज है वो अल्कोहल में ब्रेक डाउन हो जाता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज शोन गिवन ब्लू, कार्बन डाइऑक्साइड आपका जो नीचे दिखाया गया है उसमें आपका छूट जाता है। यानी ये जो यीस्ट है इनका यूज किया जाता है अल्कोहल बनाने में। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो इसको नोट कर लो एक बार यीस्ट के बारे में। यीस्ट एक ऑर्गेनिज्म है और उसका काम लगता है हमको अल्कोहल बनाने में, वो एनएरोबिकली रेस्पायर करता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यीस्ट इज यीस्ट आर single celled organism, they respire anaerobically and during the process yield alcohol, they are therefore used to make wine and beer। वही चीज है, यीस्ट जो है सिंगल सेल, कई जो होते हैं मल्टी सेल होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं, लेकिन ये सिंगल सेल, एक ही सेल होता है इसके अंदर, ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि एनएरोबिकली रेस्पायर करता है एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस यील्ड अल्कोहल, ये अल्कोहल देता है प्रोसेस के समय, जब एनएरोबिक प्रोसेस चलता है रेस्पिरेशन का। दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर, ये जो है यीस्ट का काम आता है वाइन और बियर बनाने में। ठीक है, आवर मसल सेल्स कैन बी ऑल्सो रेस्पायर एनएरोबिकली, हमारे मसल सेल भी जो है एनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, पर जो है कुछ समय के लिए वो एनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं। व्हेन देयर इज अ टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, यानी कुछ समय की डेफिशिएंसी होती है, कुछ समय की कमी होती है ऑक्सीजन की इसके अंदर। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, यानी बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइज कर लो, फास्ट रनिंग, बहुत ज़्यादा आप भाग लो, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई, यानी जब आप बहुत ऐसा काम कर लो जिससे आपकी बॉडी थक जाए पूरी, उससे आपकी एनर्जी जो है उस टाइम पे आपकी एनर्जी जल्दी जल्दी टूटने लगती है, तो आपको एनर्जी की उस टाइम डिमांड होती है, एनर्जी की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है उस टाइम पे। ठीक है, तो बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड, यानी ऑक्सीजन की जो सप्लाई है एनर्जी को फॉर्म करने में वो तो लिमिटेड है। ठीक है, देन anaerobic respiration takes place in the muscle cell to fulfill the demand of energy, यानी उस समय जो आपके मसल्स के सेल होते हैं वो जो है वहां पे प्लेस लेते हैं और वो जो है हेल्प करते हैं आपका डिमांड एनर्जी की पूरी करने में। तो ग्लूकोज, आपका जो फूड टूटा ग्लूकोज की फॉर्म में इन मसल्स, उस टाइम में उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो कैसे लेता है ग्लूकोज इन मसल्स, मसल के अंदर, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद आपका क्या बनता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनती है। ठीक है, लैक्टिक एसिड से आपको जो है थोड़ा बहुत दर्द जो है महसूस होता है, थोड़ा बहुत खिंचाव महसूस होता है। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज सम मसल में रेस्पायर एनएरोबिकली। ठीक है, तो यही चीज इसमें बताई गई है आपके ऊपर में। ठीक है, यहाँ पे आप चलते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल क्रैम्प आफ्टर अ हैवी एक्सरसाइज, आप क्या लगता है आपको मसल क्रैम्प्स, यानी ये मसल्स आपके दुखने क्यों लगते हैं जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो। द क्रैम्प्स ऑकर व्हेन मसल्स कैन रेस्पायर एनाएरोबिकली, मसल जो है मतलब ये क्रैम्प्स इसीलिए आते हैं क्योंकि आपका जो मसल्स होता है वो एनएरोबिकली यानी बिना ऑक्सीजन के वो जो है रेस्पायर करता है, सांस लेता है। द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, यानी कुछ पार्ट ग्लूकोज का जो है ब्रेकडाउन होने की वजह से वो लैक्टिक एसिड में प्रोड्यूस होता है। द accumulation of lactic acid cause muscle cramps, यानी जो आपका accumulation होता है, जो आपका बहुत सारा जो आपका ऑक्सीजन के बिना होता है, ठीक है, बहुत सारा जो आपका होता है लैक्टिक एसिड में आपका टूट जाता है, मसल क्रैम्प इस वजह से आपको आते हैं।
we get relief from cramps after hot water bath मैसेज, ठीक है। तो आपको जो है क्रैम्प से जो है मसाज, सॉरी, ठीक है, आपको हॉट वाटर में जो है थोड़े बहुत अपना जो आपका जो मसल्स है उसको रखें, ठीक है, और मसाज करें तो आपका जो ये क्रैम्प्स है ये दूर हो जाएंगे, आपके जो दर्द होगा ये दूर हो जाएगा। कैन यू गेस वाई इट इज सो? आप सोच सकते हैं क्यों ये ऐसा होता है? हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव योर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, आपका सर्कुलेशन ब्लड के अंदर इम्प्रूव करते हैं, दैट्स वाई ये होता है। क्योंकि आपको पता ही होगा, आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स में हम पढ़ेंगे कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है, ब्लड के अंदर भी आपका जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं हम। As a result, the supply of oxygen to the muscle cell increase, supply of oxygen जो है muscle cell में increase हो जाती है आपकी। The increase in the supply of oxygen result in the complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water। जो आपका ऑक्सीजन की जो इंक्रीज होता है सप्लाई ऑक्सीजन की, इस रिजल्ट में जो पूरा ब्रेकडाउन होता है ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का आपका ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। और लैक्टिक एसिड का जब ब्रेकडाउन हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में फॉर्मेशन इनकी हो गई, ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है 10.2 है ये, ठीक है, और एक्टिविटी आपकी 10.1 है, ठीक है। 10.2 ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग के बारे में हम कुछ समझने वाले हैं। डू दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, ये अपने टीचर के सुपरविजन पे ही करें या आपके घर में कोई बड़ा है उसी के सुपरविजन पे ही करें। क्लोज योर नॉस्ट्रिल एंड माउथ टाइटली, आपके जो नाक है और आपका जो मुंह है उससे बहुत मतलब अच्छे से बंद कर ले। एंड लुक एट वॉच, अब घड़ी के तरफ देखें। What did you feel after some time, आपको क्या महसूस हो रहा है? How long were you able to keep both of them closed, यानी कितने समय तक आप इन दोनों को जो है बंद करके रख सकते हैं, नाक को और मुंह को। Note down the time for which you could hold your breath, यानी आप टाइम नोट कीजिए कितने समय तक आप अपनी सांस को रोक पा रहे हैं। सो नाउ you know that you cannot survive for long without breathing, आप देख पा रहे हैं कि आप बहुत लंबे समय तक जो है ब्रीदिंग के बिना जो है नहीं रह पा रहे हैं। ब्रीदिंग मीन taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? with the help of our respiratory organs, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की हेल्प से जो है हम ऑक्सीजन को जब लेते हैं और ऑक्सीजन को जब हम छोड़ते हैं, दैट इज हमारा होता है ये सारी चीजें, इसी को हम ब्रीदिंग बोलते हैं। द टेकिंग ऑफ एयर, the taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation। जब बॉडी के अंदर एयर लेते हैं उसे inhalation बोलते हैं। और यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन का मतलब जैसे नॉस्ट्रिल हो गई, आपका माउथ हो गया, नेजल कैविटी हो गया, ट्रैकिया हो गया, ब्राउनचिलोस हो गया, लंग्स हो गया, ब्राउनची हो गया, लार्नेक्स हो गया, फेरिनेक्स हो गया। तो इस सारी चीजें आपके आ जाते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में, ठीक है। एंड गिवन आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सलेशन। एंड जब हम एयर को बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं एक्सलेशन का प्रोसेस। इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस विच गोज, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो जाता है ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के हर समय ये चीज होती रहती है। द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग रेट। एक मिनट में, यानी एक मिनट में आप कितना ब्रीथ करते हो, एक मिनट में आप कितना ब्रीथ करते हो, दैट इज द ब्रीदिंग रेट। अगर आप एक मिनट में आप कितने टाइम्स ब्रीथ करते हो उसको कैलकुलेट कर लो तो आप ब्रीदिंग रेट अपना बता सकते हो कि मेरा ब्रीदिंग रेट इतना है, मेरा ब्रीदिंग रेट इतना है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटली, यानी लगातार जो है इनहेलेशन और एक्सलेशन जो है जगह लेते हैं जब हम ब्रीदिंग करते हैं। यहाँ पे लिखा है अ ब्रीथ
breathe means one exhalation plus one exhalation, inhalation and one exhalation, यानी एक बार सांस लिया और एक बार सांस छोड़ा, एक बार सांस लिया एक बार सांस छोड़ा, मतलब उसे हम एक बार ही काउंट करते हैं, ठीक है। वुड वुड यू, यहाँ पे ऊपर देख लेते हैं, वुड यू लाइक टू फाइंड आउट आवर ब्रीदिंग रेट, क्या आप चाहते हैं अपना ब्रीदिंग रेट फाइंड करना? डू यू वांट टू नो वेदर इट इज constant or it change according to let requirement of oxygen by the body? अब आपको क्या लगता है कांस्टेंट यानी जैसा है वैसा ही रहेगा, क्या ये नहीं बदलता, या फिर ये बदल जाता है? ठीक है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की ये बदल जाती है, जब ये ब्रीदिंग रेट होता है ये बदल जाता है, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी, एक्टिविटी करके हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एक बार ऊपर देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। 10.2 एक्टिविटी, जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीदिंग, हम अवेयर नहीं होते कि हम ब्रीदिंग कर रहे हैं। हाउएवर इट इफ यू आर ट्राई यू कैन काउंट योर ब्रीदिंग रेट ऑफ ब्रीदिंग, अगर आप कोशिश करें तो आप अपनी ब्रीदिंग का रेट जो है काउंट कर सकते हैं। ब्रीथ इन एंड आउट नॉर्मली, ये आप नॉर्मली काउंट कर सकते हैं, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करना। फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, आप जो है काउंट करेंगे कि आप कितने बार सांस अंदर ले रहे हैं, कितने बार सांस छोड़ रहे हैं इन अ मिनट, एक मिनट में। डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम एज यू एक्सहेल्ड, क्या आप उतने समय में ही एयर को इनहेल कर रहे हैं जितने समय में आप एक्सहेल कर रहे हैं, या उतने समय में ही करेंगे? नाउ काउंट योर ब्रीदिंग रेट, अपने ब्रीदिंग रेट काउंट करिए। नंबर ऑफ ब्रीथ्स मिनट, जो ब्रीथ आप ले रहे हैं मिनट में, आफ्टर ब्रिस्क वॉक, जो आपकी ब्रिस्क वॉक होती है, ठीक है, एंड जो गहरी गहरी आपकी सांस होती है, तेज तेज जो आप सांस लेते हैं उसे ब्रिस्क वॉक बोलते हैं। एंड आफ्टर रनिंग, आफ्टर यानी बहुत तेज भाग लो तब ऐसा होता है। रिकॉर्ड योर ब्रीदिंग रेट एज शून एज यू फिनिश, जैसे ही आप फिनिश कर ले तो ब्रीदिंग रेट आप काउंट कर लें एक बार, ठीक है। एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट, यानी रेस्ट करने के बाद भी उसे या लिख लें एक बार, ठीक है। टेबलेट योर फाइंडिंग्स एंड कंपेयर, आप उसे टेबलेट कर लें, अच्छे से टेबलर फॉर्म में लिख लें, एंड कंपेयर करें आपके ब्रीदिंग रेट को अंडर डिफरेंट कंडीशन, अलग अलग कंडीशन में उसे देखें एक बार, ठीक है। विद दोज ऑफ योर क्लासमेट, आपके क्लासमेट के साथ वो देखें, वो सारी चीज़ें, आपके जो ब्रीदिंग रेट है, योर ब्रीदिंग रेट, वो आप उसके साथ डिस्कस करें। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, जो आपके ऊपर की एक्टिविटी है, यू मस्ट हैव रियलाइज्ड that whenever a person needs extra energy, यानी आप जब भी आप इस एक्टिविटी में देखें कि जब भी एक पर्सन को जो ज़्यादा एनर्जी अगर चाहिए होती है, ही एंड शी ब्रीथ फास्टर, ये मतलब कोई बॉय और गर्ल जो है ब्रीथ जो है फास्टर करता है। एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज जो है ऑक्सीजन जो आपकी है सप्लाइड टू आवर सेल, यानी जल्दी जल्दी आपकी जो ऑक्सीजन है आपकी बॉडी में चली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये आप ऐसा बना सकते हैं, आपका जो तेज तेज सांस कैसे ले रहे हैं क्लासमेट के नाम, नॉर्मल कितना है, आफ्टर रनिंग यानी तेज भागने के बाद कितना है, रेस्ट करने के बाद कितना है, यानी आप भागो एक बार, भाग के आपकी सांस की गति कितनी हो रही है, अगर आप धीरे बैठे हो तो सांस की गति कैसे हो रही है, धीरे चल रहे हो तो सांस की गति कैसे होती है, नॉर्मल आप चल रहे हो तो सांस की गति क्या होती है, तो वो सारी चीज़ें यू विल फाइंड आउट इन अ टैबलेट फॉर्म, एक टैबलेट फॉर्म में से फाइंड आउट करो, ठीक है। ऑन एन एवरेज एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीथ इन एंड आउट 15 एंड 18 टाइम्स इन अ मिनट, एक मिनट में यानी 1 मिनट में वो 15 से 18 बार, यानी 15 से आपका जो हो गया, यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, ठीक है, 15 से आपका 18 बार जो है वो ब्रीदिंग जो है वो करता है वो पर्सन, ठीक है, 15 से 18 बार, ठीक है। Alright, during heavy exercise the breathing rate can increase up to 25 times per minute, यानी एक मिनट में 25 बार आप जो है ब्रीदिंग रेट आपका हो सकता है।
while we exercise, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, not only do we breathe fast, हम ना मतलब सिर्फ हम तेज सांस नहीं लेते, we also take deep breaths and does inhale more oxygen, यानी ऑक्सीजन भी हम बहुत ज्यादा लेते हैं। इसीलिए हमें बोला जाता है कि आप एक्सरसाइज करो, जैसे आप ज्यादा ऑक्सीजन लोगे, और जैसे आप ज्यादा ऑक्सीजन लोगे तो आप जो है फूड भी ज्यादा खाओगे, आपको खाने का भी ज्यादा फूड खाने का भी ज्यादा मन करेगा। तो ऐसा ही होता है, जब हम भाग के आते हैं तो हम ज्यादा भूखे क्यों होते हैं। इसके आगे एक बार देखते हैं, इट स्पीड अप ऑफ speed up the breakdown of food and more energy is released, ये चीज मैंने आपको बताई। does this explain why do we feel hungry after a physical activity, यानी वही बताया मैंने कि आप जब भाग के आते हो, खेल के आते हो, तो आपको जो है हंग्री, भूखापन क्यों महसूस होता है, आपको भूख क्यों लगती है उस टाइम पे आपको भूख क्यों लगती है। व्हेन यू फील ड्राउजी, डज यू डज योर ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन, जब आपको नींद आने लगती है, क्या आपका ब्रीदिंग रेट जो है बहुत कम हो जाता है। डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन, क्या आपकी बॉडी जो है सफिशिएंट ऑक्सीजन ले रही है। यस, जब आप सो जाते हो तो आपकी ब्रीदिंग रेट स्लो हो जाती है, क्योंकि आप नॉर्मल स्टेट पे हो, आप भाग नहीं रहे हो, ऑक्सीजन को ज़्यादा कंज्यूम नहीं करोगे, तो इस वजह से उसका एनर्जी का जो फॉर्मेशन होता है वो धीरे धीरे होता है। ठीक है, वो भी ऑक्सीजन एनर्जी भी आपको बोलती है कि हाँ चलो आप भाग नहीं रहे हो, तो आराम आराम से मैं उसके जो है ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, तो तब तक आपको एनर्जी मिलती रहती है धीरे धीरे। ठीक है, डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन, तो यस, इसका बात यस है। ठीक है, अगर आप भागोगे तो फिर आपको थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जो आपको बताया मैंने, एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है उसमें। ठीक है, और लैक्टिक एसिड आपका बनता है उसमें। फिगर 10.3 as shown the various activities carried out by a person or normally, एक नॉर्मल पर्सन कैसे ब्रीथ करे, तो पहले जो है फर्स्ट, इसको जो सो रहा है इसको फर्स्ट दे देंगे हम। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे पढ़ रहा है उसकी भी ब्रीदिंग थोड़ी नॉर्मली होगी, तो इसको आप सेकंड दे देना। मैं यहाँ पे अभी मेरे पास ये वाला स्केच वाला इसमें पेन नहीं है ना, ऑप्शन वाला, तो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप दे देना इसको सेकंड। एंड इसको सेकंड देने के बाद ये जो चल रहा है इसको थर्ड दे देना। ठीक है, उसके बाद ये जो इसमें जो कपड़ा धो रहे हैं इसमें फोर्थ दे देना। उसके बाद ये जो है इसको फिफ्थ दे देना, क्योंकि चढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है, और लास्ट में इसको सिक्स दे देना। सबसे ज्यादा हाईएस्ट इसका रेट होगा और सबसे ज्यादा कम इसका रेट होगा, रेट ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। कैन यू से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीदिंग विल बी स्लोएस्ट एंड इन विच इट विल बी फास्टेस्ट, मैंने अभी आपको बताया जो सो रहा है उसका जो है स्लो होगा ब्रीदिंग रेट, और जो भाग रही है उसका ब्रीदिंग रेट सबसे ज्यादा होगा। असाइन नंबर्स ऑफ नंबर्स टू द पिक्चर, वो मैंने आपको बताया पिक्चर लगाए नंबर के ऊपर, ताकि आपको पता चले आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि वो जो है ब्रीदिंग रेट उनका कैसा है, नॉर्मल है, कैसा है। ठीक है, हाउ डू वी ब्रीथ, हम ब्रीथ कैसे करते हैं, हम सांस कैसे लेते हैं। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के मैकेनिज्म के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, यानी ब्रीदिंग हम करते कैसे हैं, सांस लेते कैसे हैं। ठीक है, नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रल, यानी नॉस्ट्रल यानी जो हमारा रेस्पिरेटरी एक ऑर्गन है नॉस्ट्रल। ठीक है, तो उससे हम सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर it passes through our nostril into the nasal cavity, nostril से होते हुए जो है वो nasal cavity में जाती है। nasal cavity यानी जो आपका नाक की खाली कैविटी, जो खाली जगह होती है नाक के अंदर, ठीक है, वो उसे nasal cavity बोलती है, जिसे hollow जगह बोलते हैं, खाली एकदम। From the nasal cavity the air reaches our lungs through the windpipe, windpipe के थ्रू जो है आपके nasal cavity से होते हुए आपके लंग्स तक विंड पाइप के थ्रू पहुंच जाता है आपकी जो एयर है। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, जो आपका लंग्स है वो चेस्ट कैविटी के अंदर है। ठीक है, चेस्ट है आपका, उसके अंदर वो होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आपका चेस्ट है। ठीक है, आपका चेस्ट है, तो इस चेस्ट, पूरे चेस्ट के यहाँ पे अंदर ही तो आपका लंग्स है। ठीक है, चेस्ट के अंदर ही तो आपका लंग्स है, तो ये चीज बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, दिस cavity is surrounded by
रिब्स ऑन द साइड, साइड में उसके रिब्स होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं उस कैविटी में साइड साइड में रिब्स है आपके, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, a large muscular sheet called diaphragm forms the floor of the chest cavity। चेस्ट कैविटी का फ्लोर जो है फॉर्म करता है, एक मस्कुलर शीट होती है, ये होती है जिसे मस्कुलर शीट इसमें बोला गया है, ठीक है। ये वाली जो है इसे मस्कुलर शीट इसमें बोला गया है। यहाँ पे अगर मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाऊं तो फिर अभी अगर हम देखें यहाँ पे बहुत अच्छे से, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम, मैं इसका कलर एक बार चेंज करूं, ठीक है, तो ये जो है आपका ये पोर्शन डेट इज डायाफ्राम, इसे डायाफ्राम बोलते हैं, डायग्राम, डायाफ्राग्राम, डायाफ्राग्राम, डायफ्राग्राम इसे बोलते हैं, डायफ्राग्राम, ठीक है। डायफ्राग्राम, मैं सॉरी डायग्राम बोल रहा था, डायफ्राग्राम बोलते हैं इसे, ठीक है। ये आपका जो है इसी में आपकी ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब सांस लेते हैं लंग्स के थ्रू, तो इससे पता चलता है आपको, ठीक है। तो आगे एक बार देखते हैं हम, मैं एक बार इसका कलर चेंज कर लूँ एंड फुल स्क्रीन कर, ठीक है। तो डायफ्राम हम समझ गए डायफ्राम क्या होता है आपका, ठीक है। यहाँ पे हमने ये देख लिया पूरा, उसके बाद ये भी देख लिया, ये भी देख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद ये भी देख लिया हमने, ठीक है। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम, डायफ्राग्राम, डायफ्राग्राम, ठीक है। इसमें बोलने में थोड़ी दिक्कत आती है, डायफ्राग्राम ऐसे बोलोगे तो समझ में आता है, डायफ्राग्राम, ठीक है। एंड द रिब केज, और जो आपका रिब केज होता है, जो आपके चैप्टर नंबर 8 क्लास 6 में हमने पढ़ा था, ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव्स अप एंड आउटवर्ड। रिब जब हम इनहेल करते हैं, यानी जब हम सांस लेते हैं, रिब्स जो है ऊपर की तरफ मूव करते हैं, एंड डायाफ्राम मूव्स डाउन, और डायाफ्राम जो है नीचे की तरफ मूव करता है जब हम इनहेल करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो, रिब्स मूव अप, रिब्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं और बाहर की तरफ, ठीक है, ऊपर और बाहर, और डायफ्राम जो है नीचे की तरफ, ऊपर, रिब्स जो है ऊपर की तरफ मूव करते हैं आउटवर्ड, ठीक है। और आपका डायफ्राम है वो जो नीचे की तरफ, देखो यहाँ पे नीचे की तरफ मूव करता है, ये नीचे हो जाता है, बिल्कुल नीचे हो गया ऐसे। और जब हम एयर लेते हैं तो ये ऊपर डायफ्राम आपको अपवर्ड मूव करता है, और इनवर्ड ये रिब्स आपकी मूव करती हैं, अंदर की तरफ मूव करती हैं, ठीक है, in the time of exhalation. This movement increase the space in our chest cavity and air rush into the lungs. Air जो है easily chest cavity के through आपके lungs में जो है पहुंच जाते हैं। The lungs get filled with air, जो आपके lungs होते हैं air के साथ fill हो जाते हैं। During exhalation, जब हम सांस को बाहर निकालते हैं, ribs move down, ribs जो है नीचे की तरफ मूव करती है, and inward अंदर की तरफ और नीचे की तरफ, while the diaphragm moves up, diaphragm आपका जो है ऊपर की तरफ मूव करता है, इट्स फॉर्मल पोजीशन, आपकी फॉर्मल पोजीशन होती है। दिस रिड्यूस द साइज, ये जो आपका साइज रिड्यूस करता है किसका, ऑफ द चेस्ट कैविटी, एंड एयर इज पुश्ड आउट, एयर बाहर की तरफ निकल जाती है चेस्ट कैविटी के थ्रू ऑफ द लंग्स, ठीक है। These movements in our body can be felt, ये जो मूवमेंट है आपकी बॉडी में, ये felt easily, यानी आसानी से हो जाते हैं ये प्रोसेस आपका, ठीक है। इसमें कोई दुविधा दिक्कत नहीं होती उतनी। टेक अ डीप ब्रीथ, यानी आप बहुत लंबी सांस लो, गहरी सांस लो। कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन, अपने पेट पे अपनी जो आपका जो पाम है, एब्डोमेन यानी पेट, पेट को आप एब्डोमेन बोलते हो, उस पर अपना हाथ रखो। फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन, अपना एब्डोमेन का जो मूवमेंट है वो आप फील कर सकते हैं, गुड़ 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 टाइप का, कभी कभी किसी का आता है, कभी का किसी और टाइप का आता है आवाज, भूख लगती है, गुड़ गुड़ टाइप क्यों होता है, ठीक है। व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या फाइंड करो, मतलब अलग अलग चीज फाइंड करो। पहले देखो कि आप गुड़ गुड़ टाइप का कैसे फाइंड करते हो, बहुत सुनने में हंसी वाली बात है, लेकिन ये बहुत अलग सी चीज है। इसमें गुड़ गुड़ यानी भूख लग रही है, या फिर कभी आपको एसिडिटी टाइप का हो जाता है, तो उसमें एसिडिटी को आप ठीक करने के लिए जो है आप नींबू पानी पीते हो, बेकिंग इनो पीते हो ना, इनो पीते हो, क्योंकि वो बेस होता है, तो न्यूट्रलाइजेशन आपकी बॉडी में कर देता है, ठीक है, दैट्स व्हाई वो ऐसा होता है। After having learned that during breathing there are changes in size of the chest cavity, children got involved in the chest expansion
कंपटीशन, जो चिल्ड्रन है इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तब आप देखो कि जब आप सांस लेते हो ना तो आपकी चेस्ट कैविटी का जो है साइज जो है बढ़ जाता है, यानी उस टाइप से एक्सपेंड हो जाता है। और चिल्ड्रन जो है इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं कई सारे बच्चे मिलके एक साथ कि किसके चेस्ट जो है छाती कितनी ज़्यादा फूलती है। ठीक है। तो स्मोकिंग डैमेज द लंग्स, स्मोकिंग जो आपके लंग्स को डैमेज करते हैं। स्मोकिंग इज ऑल्सो लिंक टू कैंसर, स्मोकिंग से कैंसर भी होता है। इट मस्ट बी अवॉइडेड, इसे आपको नहीं करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। एवरीवन वाज बोस्टिंग दैट शी could expand it द मैक्सिमम, यानी आपका जो डायाफ्राम है वो आप कितना पेट टाइप का फूल जाना, पेट टाइप का फूलना, फूलना ब्रोस्टिंग यानी फूल जाना। आपका जो पेट जो आपका छाती है, जो चेस्ट कैविटी है वो फूल जाना, ठीक है, उसे बोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है। हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन द क्लास विद योर क्लासमेट, अपने क्लासमेट के साथ एक्टिविटी करके देखना। और ये देखो, ये ऑरल कैविटी है, नेजल पास है, पेरेनक्स है, ये आपको बताया था मैंने, ये आपका होता है ये और ये आपके जो है और ये लंग्स भी होते हैं आपके, ये आपके जो क्या होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इसे इन्हें बोला जाता है। ओके, तो इन्हें क्या बोला जाता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इसका डायग्राम बनाना, इन चीज़ों का आपका एक्टिविटी इनको करना। ठीक है। उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।